जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की। अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी पहले मुझे कंफर्म क्लियर है, वीडियो क्लियर है तो शुरू करते हैं फिर अपने आज के सेशन को। नाहिद, आमिर, रूबी, नेहा, ओम प्रकाश, प्रभात, मोहम्मद शाहिद, कुंजन, सभी का स्वागत है। तो एक बार सभी पहले सेशन को शेयर कर दीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है आप सभी के लिए, बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है। एक संपूर्ण जो क्लास है आपके सीटेट एग्जाम के लिए और बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एज यूजुअल आपके लिए सेशन हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार कंफर्म करेंगे कि आपको मेरी ऑडियो क्लियर है, आवाज आ रही है, सब कुछ परफेक्ट है। तो शुरू करते हैं फिर सेशन को। रेडी सभी के सभी? चलिए ओके, तो शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, मैथ्स बाय हिमांशु सर ये टेलीग्राम चैनल है। अगर अभी तक आपने किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। यहीं पर आपको मेरी क्लासेस के सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। अब शुरुआत करते हैं सेशन की, और उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जी हाँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर सी टेट के लिए, बी एस टेट के लिए, बी एस एस टेट के लिए, यानी कि जो बिहार का स्पेशल एजुकेटर का एग्जाम है, या बिहार एस्टेट के लिए, या डी ट्रिपल एस बी के लिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ओके, सब कुछ ठीक है, तो इनका बेटा बेस्ट पेड कोर्स अवेलेबल है आप सभी के लिए, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं और पीडीएफ, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल है। उसके लिए मैंने आपको ये नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। इस नंबर पर आप कॉल और व्हाट्सअप मैसेज करके बैचेस से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हिमांशु इस कोड का आप यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन की। और पहला सवाल आज के सेशन का ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बताइए क्या आंसर आएगा। कहता है निम्नलिखित कथनों पर हमने विचार करना है। पहला कथन देखिए, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। पहली बात ये बोला है। दूसरी बात, एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं हैं। तीसरा कहता है अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है। और चौथा आपसे कहता है अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं आपने वो बताना है। वो विकल्प कुछ इस तरीके से मौजूद है, ट्राई करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, तो सवाल आपके सामने है। देखिए अब इस हर एक विकल्प को, हर एक ऑप्शन को ना अच्छे से समझते हैं। कहते हैं सभी अभाज्य संख्या विषम संख्याएं होती हैं क्या? जी बिल्कुल गलत बात है। एक इकलौती ऐसी सम संख्या भी है जो अभाज्य होती है, जो कि कितनी है? दो। दो बेटा जी ऐसी संख्या है जो एवन है, यानी कि सम संख्या है। क्यों? क्योंकि वो दो से विभाजित है। और ये अभाज्य भी। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? इसके केवल दो गुणनखंड हो, यानी एक और दो से विभाजित है, तो ये अभाज्य है। तो वो कह रहे हैं कि सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। नहीं सर, एक सम भी होती है। तो ये बात वाली बात क्या हो गई? गलत हो गई। आगे बढ़ते हैं। एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं। अब जरा देखते हैं कितनी अभाज्य संख्याएं एक अंक वाली हैं। तो एक तो 2 हो गया, एक 3 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा, एक 7 आ जाएगा। तो कितनी मिली? सिर्फ 4 हैं। 4 हैं, तो कहने का मतलब सेकंड भी आपका क्या हो गया जी? गलत हो गया। तो भाई आपका पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। मैं समझो बेटा, पहला भी गलत और क्या? दूसरा भी गलत, यानी दूसरा यहां पर है वो भी गलत। तो एक ही विकल्प बचता है बस आपके पास, और ये अपना आंसर हो जाएगा। है, चमका दिया। यानी पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तो जो पहला दूसरा जिस विकल्प में है वो हमने हटा दिए, बाकी जो बचा वो हमारा आंसर है। अब इनको भी समझ लेते हैं। कहता है अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक होती है। जी हाँ, इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्याएं होती हैं। बिल्कुल सही बात है, इनफाइनाइट होती हैं। अगला, अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। जी हाँ, यही तो इसकी परिभाषा होती है, दैट प्राइम नंबर्स हैज ओनली टू फैक्टर्स। अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। तो भाई बिल्कुल सही बात है, तीसरा चौथा आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल, स्कूल की एनएसएस इकाई ने प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को 3/4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया। एक प्रयोजक से उन्हें इस काम के लिए 28 सही 1/2 किलोग्राम चीनी मिली। तो कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है? देखो, सवाल करिए, सवाल को बताइए क्या आंसर आएगा। और कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ भी डिस्कस करना चाहता हूं। कल बिहार का टीजीटी का पेपर हुआ था, और अगर आप उस पेपर को उठाकर देखोगे तो जितना भी आपको पढ़ाया गया
पेड के अंदर, इवन यूट्यूब के ऊपर, मतलब मैं आपको एग्जैक्ट सवाल उठा के दिखा दूंगा कि ये सवाल मैंने कराया था और एग्जैक्ट पेपर में आया है। तो जो बच्चे पढ़ रहे होंगे मुझसे लगातार, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, वो अगर मेरे साथ हमेशा बने रहे हैं तो उन्होंने पेपर को डेफिनेटली डेफिनेटली फोड़ दिया होगा। ठीक है, तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, रेगुलर फॉलो करते हैं, एक भी क्लास मिस नहीं करते, चाहे वो यूट्यूब हुआ चाहे वो पेड क्लास हुआ, तो आप मानकर चलिए ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसको आप ना चमका सके परीक्षा के अंदर, है ना। चलिए अब आते हैं, भाई इस सवाल पर आते हैं। कहते हैं स्कूल की एनएसएस इकाई ने जरूरतमंद बच्चे को, है ना, प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को कितनी चीनी बांटी है जी? इतनी। और चीनी कुल बांटी कितनी गई है जी? इतनी। तो कह रहा है कितनी संख्या है जी बच्चों की। तो जब भी संख्या निकालनी होती है तो हम क्या करेंगे कि जो टोटल, जो कुल मात्रा जो बांटी जा रही है उसको भाग कर दूंगा मैं इससे। ठीक है, अब आते हैं जरा यहां पर 28 सही 1/2 किलोग्राम चीनी की हम बात करते हैं। तो देखिए अगर हम यहां पर बात करें तो इसको हम कैसे देखेंगे, 28 का 2 से गुणा करेंगे 56, और 56 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 57, यानी 57/2 किलोग्राम चीनी बांटी जा रही है। अब इसको मैं भाग करूंगा 3/4 से। तो जब मैं भाग करूंगा 3/4 से, और बेटा जी जब मैं इसको गुणा में बदलूंगा तो ये पलट जाएगा, है ना, यानी 4/3 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 3 से काटेंगे 19, 19 दूनी 38, 38 हमारा आंसर है, 38 हमारा आंसर होगा। यानी 38 विद्यार्थी, 38 बच्चे हैं। ठीक है, साफ दिखाई नहीं दे रहा, सुनीता कह रही है। सुनीता बेटा आज तो हमने ब्लैक बैकग्राउंड लिया है ताकि आपको चीजें शीशे की तरीके से साफ दिखें। अब तो आज तो दिख रहा होगा सबको, है ना। चलो, ये स्टेटमेंट ए दे रखा है, ये स्टेटमेंट बी दे रखा है। ठीक है, और तो गणित के अंदर भी ऐसे सवाल आ रहे हैं जैसे आपके एसएसटी के अंदर आते हैं भाई। ठीक है, तो कथन ए दे रखा है, कथन बी दे रखा है। ठीक है, और बताइए क्या आपको सही लग रहा है? दोनों कथन सही है ना? ये दोनों कथन गलत है, एक सही है दूसरा सही है, आपने ये बताना है क्या है। ठीक है, ए इज ट्रू बट बी इज नॉट ट्रू, या फिर ए इज नॉट ट्रू बट बी इज ट्रू? जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। प्रभात कह रहे हैं साफ है, झूठ बोलना पाप है। चलिए भाई, आइए जरा, आओ भाई, देखो क्या कह रहा है। पूर्णांकों के संबंध में इनमें से कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं या सत्य हैं? पहला कथन पढ़ते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। अब मैं कहता हूं कोई भी दो संख्याओं का गुणनफल उठाते हैं, जैसे हमने 2 और 3 को उठाया, ठीक है जी, हमने गुणा किया, ये पूर्णांक है, इंटीजर है, गुणा किया, कितना आया? 6 आया। तो जो हमारा रिजल्ट आया, जो हमारा परिणाम आया, है ना, कि दो संख्याओं का जो गुणनफल आया वो सदैव संख्याओं के या तो बराबर होगा, या तो 6 2 3 के बराबर होगा, या उससे अधिक होगा। देखो जी इससे अधिक आ रहा है, हाँ जी सर ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है ना। अब नीचे आते हैं, दो संख्याओं का जोड़ सदैव संख्याओं से बराबर या उससे बड़ा आएगा, तो 2 और 3 को जोड़ा तो कितना आया? 5 आया, है ना, बराबर आ रहा है या बड़ा आ रहा है, तो यानी ए भी सही और बी भी सही, और हमारे सभी बच्चों ने आंसर मार्क किया ऑप्शन नंबर ए। और आपको बताऊं, वहीं पर सिलेक्शन होने के चांसेस हो गए 0। जी हां, 99.99% बच्चे ना यही आंसर मार्क करके आते हैं ऑप्शन नंबर ए, और जो कि सरासर गलत है। ये सरासर क्या है? गलत है बेटा। ठीक है, ये गलत है, ए नहीं होगा। सर ए क्यों नहीं होगा? अभी अभी तो हमें यहां पर चीजें दिख रही हैं, आप जरा समझाते हैं क्यों नहीं होगा, समझे, क्योंकि मैं वो सवाल लेकर आऊंगा ना जहां आप गलती करोगे, आपके गलती करने के चांसेस ज्यादा हैं और वो मुझे करेक्ट करना है। तो अब आइए जरा, आपको यह समझना होगा कि अगर आप दो पूर्णांकों का गुणा करते हैं बेटा, तो पूर्णांक तो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जी हां, यानी अगर मान लीजिए मैं 3 की जगह पर -3 ले लूं, तो ये कितना आएगा? -6, भाई प्लस माइनस माइनस होगा। अब इस परिस्थिति में जो -6 आया, ये जो परिणाम आया, क्या ये -6 2 से बड़ा है? नहीं, ये तो नेगेटिव नंबर है, तो 2 से तो छोटा हुआ। तो ये बात क्या हो गई? सरासर गलत हो गई, सरासर गलत हो गई, यानी यहां पर यह बात गलत हो गई, यहां पर यह बात सही है। अगर हम कहते हैं ना कि ए और बी दोनों सही हैं, यानी ए जो कथन है वो सही है कि दो का गुणनफल हमेशा उनसे बड़ा होगा, मैंने हमेशा बोला, तो वो कहीं ऐसा गलत होना नहीं चाहिए। अब यहां पर गलत हो रहा है, तो यानी ये बात क्या है? गलत है, असत्य है, यानी ये रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट ए यानी कथन ए क्या हो गया? आपका गलत हो गया।
पहली बात। अब हम बात करते हैं जोड़ की। सर जोड़ में भी अगर मान लीजिए मैंने ये ले लिया कि 2 3 और यहां -2 ले लिया, मान लो मैंने, मेरा मन कर रहा है मैंने -2 ले लिया, तो बताओ मेरे को कि -2 + 3 ये क्या आएगा, ये 1 आएगा। या फिर और ले लो, कुछ और ले लो, जैसे मान लीजिए मैंने -3 और यहां पर 2 ले लिया, तो 2 - 3 यहां पर -1 आएगा। अब एक जो आया वो 3 से भी छोटा है, 3 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो यहां बात गलत हो गई। वो कह रहे ना बड़ा आना चाहिए। -1 जो है वो 2 से भी छोटा है, 2 से छोटा है बस, है ना, इससे बड़ा, खैर 2 से छोटा है, -1 2 से छोटा है, तो यहां भी ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। यानी मैंने योगफल करके आपको दिखाया दो पूर्णांकों का कि वो छोटा आ रहा है, और छोटा आ रहा है तो भाई वो कह रहा है हमेशा अधिक होगा, तो इसकी बात भी गलत हो गई। यानी आंसर विल बी बोथ ए एंड बी आर नॉट ट्रू, यानी दोनों क्या हैं, गलत हैं, दोनों असत्य हैं। तो बी हमारा आंसर आएगा। अगला सवाल पढ़िए ध्यान से, बताइए क्या आंसर आएगा। चमकाइए जल्दी से हर एक बच्चा, बेटा बताइए क्या आंसर आएगा। 20 सेकंड का टाइमर सेट है, आंसर करिए। चलिए सभी के सभी, हाँ दोनों कथन गलत हैं बेटा, है ना। तो बहुत ध्यान से समझना होगा इन सवालों को, आसान होते हैं लेकिन थोड़ा सा बस समझना होगा हमें, है ना। ये प्लस करना माइनस करना ये आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अब यहां पर आते कहते जय पहली कक्षा में पढ़ रही है भाई, पहली प्रथम कक्षा में पढ़ रही है। शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र काट दिए, घड़ी की, एक बैटरी, संतरा, आइसक्रीम, गोंद, इस तरीके से सारी चीजें दे दी। अब शिक्षिका ने जया को क्या कहा कि एक जैसी आकृति वाली उठाने को कहा, तो उसने उठाया, क्या क्या उठाया, देखो घड़ी की बैटरी उठा ली भाई, मोमबत्ती उठा लिया और स्टील का गिलास उठा लिया। अब जब उसने तीन चीजें, तीन वस्तुएं उठाई, तो हमसे कह रहा है उसने उन सभी वस्तुओं के समान विशेषता के आधार पर अलग किया होगा। अब किस विशेषता के आधार पर अलग किया हो गया, तो बिल्कुल सही बात है भाई, बेलनाकार, है ना। उनकी आकृति कैसी है बेटा, बेलनाकार वस्तुएं हैं, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि भाई हाइट के बारे में अपन को क्या पता, हमें तो बता नहीं रखा। भार के बारे में हमें क्या पता, वो तो जया छू कर देख रही है, फील कर रही है, हम तो फील नहीं कर पा रहे। और साथ सीधी सी बात है भाई, ये गोलाकार आकृति तो नहीं है, ये तो सिलेंड्रिकल शेप है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृतिक संख्याओं में है का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप इनमें से क्या नहीं हो सकता। यह सवाल आपके सामने है, बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, एंड मार्क दिस क्वेश्चन एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए भाई ये वैसे तो मैं आपके लिए जो भी सवाल लेकर आता हूं सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन अगर मैं कहीं पे आपको कह दूं कि मार्क दिस एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट मींस कि वहां बच्चे को दिक्कत आती है और वो परीक्षा में सवाल बनते हैं। ठीक है, चलिए सवाल का उत्तर दीजिए सभी, बेटा ट्राई करें, बताएं क्या आंसर आएगा, और सेशन को जल्दी से सभी शेयर करते हुए चलिए मैक्सिमम। एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका गुणनफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है उसका परिमाप इनमें से क्या नहीं हो सकता, क्या इनका पेरीमीटर नहीं हो सकता। तो आप मुझे बताओ कि एरिया 24 बन रहा है। अच्छा एरिया अगर मैं बात करूं आयत का यानी रेक्टेंगल का, कैसे आता है, लंबाई चौड़ाई का गुणा करके आता है। उसने हमसे ये कहा कि केवल प्राकृतिक संख्याओं में है उसकी भुजाएं। प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, एक से, और अनंत तक जाती हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे होगा, तो ना तो डेसिमल में होगा ना वो फ्रैक्शन में होगा बेटा, है ना। हाँ, तो हम ये देखेंगे 24 कैसे बन सकता है, तो थोड़ा ना सीक्वेंस में चलेंगे। मान लीजिए अगर मैं लंबाई को 1 डाला तो 1 गुणा 24 24 देगा, जी हाँ। अगर मैंने इसको 2 डाला, सीक्वेंस में चल रहा हूं, अगर 2 डाला तो 2 गुणा 12 24 देगा, जी हाँ। फिर अगर मैंने 3 डाला तो 3 गुणा 8 24 देगा, जी हाँ। अगर मैंने 4 डाला तो 4 गुणा 6 24 देगा, जी हाँ। अच्छा उसके आगे जाता हूं तो 5 के पहाड़े में नहीं आता, फिर 6 के पहाड़े में आएगा, लेकिन 6 चौक 24, तो बात तो वही होगी, चाहे मैं 4 छिक्का बोलूं चाहे 6 चौके बोलूं, बात तो एक ही है। यानी मेरे पास ये 4 पॉसिबिलिटीज यानी कि 4 संभावनाएं बनती हैं। अब मुझे यहां से देखना है कि इनमें से इसका क्या परिमाप नहीं हो सकता, तो परिमाप जरा देखते हैं क्या नहीं हो सकता। ठीक, तो देखिए यहां पर जो परिमाप बनेगा वो तो हो सकता है, जो इसमें नहीं मिला है ना, वही हमारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि वो नहीं हो सकता। तो भाई परिमाप कैसे निकलता है, लंबाई चौड़ाई को जोड़ो और 2 से गुणा मारो, है ना। भाई आयत का परिमाप क्या होता है बेटा जी, 2 गुणा में l प्लस बी, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। तो 24 और 1 25, 25 का दुगुना 50, 12 और 2 14, 14 का दुगुना 28, 8 और 3 11, 11 का दुगुना 22, 4 और 6 10, 10 का दुगुना 20। मात्र इतना समय लगने वाला है बेटा देखने में। और बताओ कि यहां पर आपको क्या नहीं दिख रहा, भाई देखो
25 जो है इनमें से कहीं पर मौजूद नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, यानी 25 नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकते हैं। क्योंकि देखिए यहां 22 भी दिखाई दे रहा है, 28 भी दिखाई दे रहा है, 20 भी दिखाई दे रहा है, 25 नहीं दे रहा, तो 25 यहां पर नहीं हो सकता। हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा बच्चा कहे सर मेरा गणित अच्छा नहीं है, मैं 0 लेवल पे हूं। बेटा जी आप 0 पर हैं और मैं कह रहा हूं आप 100 लेवल पे हो। आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है तो बस फिर यही मेरे लिए क्या है, आत्मसंतुष्टि है, और यही मेरा टारगेट है ना। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। आंसर करिए अगला सवाल। किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 100 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है, ठीक है। यदि भूमि पर दो नगर 3400 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो मानचित्र पर उनकी दूरी कितनी होगी। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। सभी स्पीड के साथ आंसर करते हुए चले। पिंकी, अलोन गर्ल, राजीव, चलिए भाई सभी के सभी, शिवानी, मोनू, मोहम्मद शाहिद। देखो 1 सेंटीमीटर की दूरी 100 किलोमीटर को दर्शा रही है, तो 300 किलोमीटर की दूरी किसको दर्शाएगी। इस सवाल को आपने कैसे चमकाना होता है। आप ही देखो पूछा क्या है आपसे, आपसे 300 किलोमीटर के बारे में पूछा है, तो जिसके बारे में पूछा है, सुनिए, जिसके बारे में पूछा है उसको ऊपर डालो, जो दिया हुआ है वो नीचे डालो, और जिसमें आंसर निकालना है, क्या, जिसमें आंसर निकालना है उससे गुणा कर दो। सर ये क्या बात हुई। ये बात ऐसे हुई कि पूछा क्या है जी, पूछा 3400 है, 3400 पूछा है, दिया क्या है, देखो 3400 किलोमीटर पूछा तो ऊपर डाला, और कितना दिया किलोमीटर जी, 100 किलोमीटर का मान दिया है, तो 100 किलोमीटर नीचे डाला। जी आंसर किस में निकालना है, जिसमें सेंटीमीटर में निकालना है, तो सेंटीमीटर कितना दे रखा है, 1, तो 1 से गुणा मार दो, और यही अपना आंसर है, यानी 34 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। चमका दे बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। हाँ, आज हमारा हमारा एक बच्चा कह रहा है कुछ ऐसा कराइए कि फट से मैथ आ जाए। बेटा फट से कुछ नहीं होता, लगना पड़ता है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, जादू बेटा नहीं होता, लेकिन हाँ हम आपको वो तरीके, वो बेहतरीन तरीके बताएंगे, और ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप हमारे साथ रेगुलर बने हुए हैं तो आप चमका के आएंगे सवालों को, एक भी सवाल छोड़कर नहीं जाएंगे, आएंगे, ये वादा है बेटा, ये वादा है। ठीक है, हाँ 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 यही हो सकता है बेटा। चलो 910, 821, 732, 643। अब आपके सामने ना परीक्षा के अंदर ऐसी श्रृंखला भी आती है, ठीक है। ठीक है, आपको सब कुछ क्लियर है क्या यार। बेटा यहां पर थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। थोड़ा सा मैं देख रहा था ब्लर ना हो रहा हो। हाँ तो देखो हम देखेंगे इनके बीच का अंतर कितना है। तो हमने देखा अंतर कितना है, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1, अच्छा इससे काटेंगे ना, इसमें से ये बड़ा है, 10 में से 1 गया 9, और 10 में से 2 गया बेटा 8, और ये 8 में से 8 गया 0, नहीं 89 ये कम है। अब यहां पर हम देखते हैं क्या ये भी 89 कम है, अगर हुआ तो अपने को मजा आने वाला है ना। तो हम कहेंगे 11 में से 2 गया 9, और 11 में से 3 गया 8, हाँ जी 89 कम है ना, 89 कम है। अब ठीक हो गया होगा, अब ठीक हो गया होगा, बीच में बफरिंग हुई थी, आई नो दैट, आई नो दैट। चलिए अब यहां पर देखो 89 यहां पर भी कम हो रहा है, और यानी कि अगले वाला नंबर भी यहां पर 89 कम होगा। तो 13 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो 4 आ गया, 13 में 3 रह गया, 13 में से 8 को घटाएंगे तो 5 आ गया, और बेटा यहां भी 5, यानी 554। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। जितने भी बच्चे ए आंसर कर रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल ध्यान से पढ़ेंगे। बच्चा क्या कर रहा है, देखो बच्चा बता रहा है आपको वैन हिले का एक बेहतरीन कंसेप्ट। बच्चा कह रहा है बच्चे, एक बच्चा वर्गों और आयतों में अंतर नहीं कर सकता, यानी उसको नहीं पता कि ये वर्ग है, उसको नहीं पता ये आयत है, ठीक है, और दोनों को एक ही श्रेणी में रख देता है। तो ज्यामितीय तर्क के वैन हिले सिद्धांत के अनुसार छात्र किस स्तर पर है। तो अभिग्रहितीय स्तर पर है, यानी एक्जियोमेटिक लेवल पर है, विश्लेषण स्तर पर है, यानी कि एनालिसिस लेवल पर है, ठीक है, निगमन स्तर पर है, यानी डिडक्शन लेवल पर है, या फिर विजुअलाइजेशन लेवल यानी कि दृश्यीकरण स्तर, या फिर हम कह सकते हैं चाक्षुषीकरण स्तर पर है। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा।
हाँ जी, विजुअलाइजेशन स्टेज पर कुछ ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं। सारी चीजों को जरा समझ लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, ये जो ए है ना बेटा, एक्सोमेटिक लेवल, अभिग्रहितीय स्तर, ये सबसे उच्च स्तर होता है। इट इज द हाईएस्ट लेवल। तो ए की तरफ तो प्लीज ना जाएं। वो बेचारा वर्ग और आयत में फर्क नहीं कर पा रहा बेटा। एक्सोमेटिक लेवल होता है अलग, ऊपर सबसे हाईएस्ट लेवल, जहां जहां बच्चा एक उच्च स्तर पे पहुंच जाता है, वो बच्चा नहीं रहता, वो गणितज्ञ बन जाता है, वो एक्सियोम्स देता है, पोस्टुलेट्स देता है, खुद थ्योरम्स बनाता है। तो सबसे हाईएस्ट स्टेज होती है, ठीक है। तो यहां जो आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा विजुअलाइजेशन लेवल, यानी कि दृश्यकरण स्तर। जब बच्चा देखता है इन दोनों आकृतियों को तो वो एक जैसा पाता है, उनको इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता, गुणों के बारे में नहीं पता, इनके बीच में संबंध स्थापित नहीं कर सकता, इनको अलग नहीं कर सकता। उसको लगता है कि दोनों ये एक जैसी हैं, है ना। तो वो यहां पर विजुअलाइजेशन लेवल आएगा, यानी कि दृश्यीकरण स्तर आएगा, सबसे प्रथम स्तर पर है, ठीक है, पहले पहले लेवल पर है बेटा वो। अगला सवाल देखिए क्या है आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़िए। एनसीएफ 2005 से आपका सवाल है। किससे? एनसीएफ 2005 से। आपको बताना है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीमिसेस रिफ्लेक्ट्स द विजन ऑफ एक्सीलेंट मैथमेटिक्स एजुकेशन। यानी मान लीजिए अगर मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग हमारी ये जो मैथ्स की क्लास है, जो गणित की कक्षा है, यहां इसको हम उत्कृष्ट गणित की कक्षा किस तरीके से कह सकते हैं, मतलब किस किस विजन से कह सकते हैं, किस बात को ध्यान में रख के कह सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने मौजूद है, बताइए क्या आंसर आएगा। ध्यान से पढ़िए, इंग्लिश मीडियम वाले भी, हिंदी माध्यम वाले भी। चलिए आंसर करें। पहला कथन है एक उच्च गुणवत्ता वाली गणित शिक्षा वह है जिसमें कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं होता। अब मान लीजिए आपको मैं पढ़ा रहा हूं, सही है, और मैंने बोला ये सवाल अगर किसी का सही नहीं हुआ, ये सवाल सबका सही होना चाहिए वरना बहुत पिटाई करूंगा, बहुत आसान सवाल है। तो ऐसा होता है क्या सारे सही दें? ना, एक आधा निकल जाता है जो गलत देता है, जो रेगुलर नहीं आता सेशन में, फिर हम उसको समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होगा। तो वो समझता है और फिर वो आगे उस गलती को नहीं दोहराने की प्रयास करेगा, कोशिश करेगा। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि अनुत्तीर्ण ही ना हो, है ना। अनुत्तीर्ण होता है, उसकी गलती को सुधारा जाएगा, तो ये बात गलत है। गणित शिक्षा को छात्रों को विभिन्न कैरियर विकल्प प्रदान करने चाहिए। यानी हम गणित को जब हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा ये माइंडसेट होना चाहिए कि इस क्लास से मैं कईयों को अवसर, कैरियर ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड कर सकूं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थी गणित सीख सकते हैं, और यह कि सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की आवश्यकता है। तो अब मैं क्लास में आता हूं और मैं आपसे कहता हूं बेटा आप सभी के लिए गणित को मैं आसान बना दूंगा और आप सभी गणित को सीख सकते हैं। जब मैंने ये बात बोली ना तो बच्चा पहले से प्रोत्साहित हो गया। और एक क्लास का मोटिव ही ये होना चाहिए कि आप उसको ऐसे ना समझें कि भैया जो पीछे बच्चा बैठा है क्लास के अंदर उसमें अकल ही नहीं है, उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा, जो आगे बच्चा बैठा है वो स्मार्ट बच्चा है, जो बीच में बैठा है वो मीडियोकर है। या मैं ऐसे कर दूं कि भैया ये वाले बच्चे अलग हो जाए जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुमको मैं बाद में देखो, ऐसे नहीं होता। तो आप हर एक क्लास को, मतलब आपका टारगेट रहता है क्लास में हर एक बच्चे को मौजूद जो भी है, हर एक को चीजें समझ में आए, और मेरा भी यही टारगेट रहता है। तो यहां पर हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर होगा कि भाई सभी विद्यार्थी गणित सीख सकते हैं, और यह है कि सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की आवश्यकता है। अगला सवाल जी, अ टीचर टोल्ड हर स्टूडेंट टू मेंटेन अ डेली मैथमेटिक्स जर्नल टू नोट डाउन द सिचुएशंस वेयर इन दे यूज मैथमेटिक्स इन देयर डेली लाइफ, द ऑब्जेक्टिव इज टू। मतलब मान लीजिए एक शिक्षक क्या करते हैं कि बच्चों को क्या कहते हैं, एक दैनिक गणित पत्रिका रखने को कहते हैं, और उनसे कहते हैं कि जो भी आप डेज में, पूरे दिन में जो भी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें मैथ्स इंक्लूडेड है, जिसमें गणित सम्मिलित है, वो यहां पर नोट डाउन करो। तो जब वो एक गतिविधि देते हैं तो उनका गतिविधि देने का उद्देश्य क्या है आपको यह बताना है। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक, तो यहां पर बच्चे कह रहे हैं अगेन सी, यहां पर जलेबी हमारी कह रही हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आओ बेटा, आइए आइए आइए, देखिए जरा ऑप्शन नंबर सी की तरफ काफी बच्चे जा रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर शिक्षक यह कहता है कि जो भी आपकी दिनचर्या है, जो भी दिन में गतिविधियां हो रही हैं जिसमें गणित सम्मिलित है, उसको आप नोट डाउन करो, दैट मींस कि वो मैथ्स को बाहरी दुनिया से
जोड़ने का प्रयास कराना चाहता है और बच्चों को ये बताना चाहता है कि गणित की जो महत्वता है वो कितनी ज्यादा है ना, कि गणित जो है उनके चारों ओर है। तो ये बात बिल्कुल सही है, हेल्प स्टूडेंट्स कनेक्ट क्लासरूम मैथमेटिक्स टू डेट दी आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी छात्रों को कक्षा के गणित को बाहरी दुनिया से जोड़ने में मदद करता है। अगला सवाल बेटा कहता है कि इनमें से किस को डाइंस ब्लॉक से नहीं पढ़ाया जा सकता। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, ये हमने सवाल करा भी था। तो निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डाइंस ब्लॉक का उपयोग करके नहीं सिखाई जा सकती है? अंक और स्थानीय मान यानी कि नंबर्स एंड प्लेस वैल्यू, प्रोबेबिलिटी, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा, संभावना यानी कि प्रायिकता। ठीक है, यानी कि प्रायिकता हम नहीं सिखा सकते। आपको मैंने पहले भी बताया है कि 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन ये तो आप बच्चे को सिखाते ही सिखाते हो, साथ ही साथ प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान भी बच्चा यहां से सीखता है ना। तो ये सारी चीजें हम डाइंस ब्लॉक से सिखा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा क्या कह रहा है, कहता है विजुअलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन आर इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू एंश्योर्ड इन मैथमेटिक्स टीचिंग एट प्राइमरी लेवल बिकॉज, यानी अगर हम यह चाहते हैं कि प्राथमिक स्तर, हम कह रहे हैं मतलब हम ये आपको बता रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर ना दो चीजें हैं। दो चीजें क्या हैं? एक तो है विजुअलाइजेशन और दूसरा है प्रतिनिधित्व, है ना। यानी विजुअलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जिन्हें सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? तो ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर आएगा। सभी के सभी आंसर करिए। हेमा अच्छा हेमा पाठक है, सॉरी। हाँ हेमा पाठक कह रही है हमारा नाम ले लीजिए बेटा, ले लिया हमने, ठीक है। चलो आंसर करो जल्दी से, बताइए क्या आंसर आएगा। कह रहा उच्च गणित में बीज गणित और ज्यामिति पढ़ाने के उनके लिए उनके निहितार्थ हैं। दे हैव implications of teach for teaching algebra and geometry in higher mathematics. These are the only skills, these are the only ways they make the teachers work easy. देखिए भाई, पेडागोजी के अंदर यानी शिक्षण शास्त्र के अंदर अगर आप कोई विकल्प आपको लिमिट करता है, यानी वो आपको कहता है दिस इज द ओनली, यानी केवल अगर आपके पास आता है तो ये नेगेटिव होते हैं। दीज आर नेगेटिव वर्ड्स। तो जहां पर ओनली लिखा है बेटा, यानी कि हिंदी में जहां पर केवल लिखा है या एकमात्र, क्या है? एकमात्र, है ना, एकमात्र लिखा है, तो ये तो सरासर क्या है? गलत है, दोनों गलत हैं। बी और सी तो हो ही नहीं सकता। ये बात बिल्कुल सही है, टीचर के वर्क को आसान बनाते हैं, लेकिन किसके लिए, क्या पढ़ाने के लिए? तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो अलजेब्रा और ज्योमेट्री। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, यानी कि जहां विजुअलाइजेशन की बात आए, जहां रिप्रेजेंटेशन की बात आए, हम टारगेट करते हैं अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री को। तो यहां पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। कह रहा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है? बेटा आपने बताना है, पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए आंसर करिए, ट्राई करिए, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। समय आप सभी के लिए ये रहा 20 सेकंड का, बेटा आंसर करें। एक बच्चा कह रहा है नेम मत लीजिए सर, सीटेट निकाल दीजिए। हाँ बेटा सीटेट नहीं, आपका हम आगे आपको पूरा टीचर बना के छोड़ेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपके साथ हमेशा लगे हुए हैं। आइए सर यहाँ पर, अब देखिए अगर वो कहता है a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर है, यानी 1+2 क्या आपके पास 2+1 के बराबर है? जी बिल्कुल सही बात है, तो ये तो सही है। वो कह रहा है कौन से सही नहीं है, तो ये तो उत्तर नहीं होगा। a माइनस बी बी माइनस ए के बराबर है, तो देखो a 1-2 क्या 2-1 के बराबर होगा? तो ये तो -1 आएगा, लेकिन ये तो 1 आएगा, तो ये तो बराबर नहीं है। बराबर नहीं है, वो कह रहा है बराबर है, यानी यही गलत है और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बी हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। देखिए 1 गुणा 2 2 गुणा 1 के बराबर, यह भी बिल्कुल सही है और यह भी कथन बिल्कुल सही है। यहां पर एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो रहा है, बाकी ये जो आपको दिख रहा है ये कॉम्यूटेटिव लॉ होता है बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। कहता है इनमें जो आपको भिन्न दिख रहे हैं, इनमें कौन से हमारे पास सम भिन्न हैं, यानी कि लाइक फ्रैक्शंस हैं? जल्दी से उत्तर दीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा। निम्न में से कौन से सम भिन्न हैं, यानी कि लाइक फ्रैक्शंस हैं? आंसर करें। 2/3 और 3/2, 1/2 और 3/8, 3/4 और 3/7, या फिर 1/4 और 3/4। जल्दी से आंसर करें, बताएं क्या आंसर आएगा। सभी स्पीड के साथ।
लाइक फ्रैक्शन समभिन्न कौन से होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर यानी जो हर है वो एक जैसा हो। बस हमें उस पर फोकस करना है। तो देखो 3 2, 2 8, 4 7, 4 4, यहां दिख रहा है 4 4 एक जैसा, तो बस ठोको और आगे बढ़ो। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? जल्दी से आंसर करिए। पूर्ण घन नहीं है, ध्यान से करिएगा, आराम से करिएगा, ठीक है। यहां थोड़ा गच्चा खा जाओगे, तो इसलिए कहता हूं हर एक ऑप्शन को चुनना है, हर एक ऑप्शन को देखना है आपने, एंड देन फिर आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है? चलिए आंसर करें। अब देखो यहां पर हो जाता है बच्चों पे गलत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो बेसिकली ये सवाल समझाने का एक तरीका है, मतलब बताना चाह रहा हूं। देखो पहली बात क्वेश्चन में बोला रहा है कौन सी संख्याएं, संख्याएं मतलब कई सारी हैं, एक के अलावा और भी हैं। तो हम समझते हैं जरा, यहां पर 64 को अगर हम देखें तो वो तो 4 × 4 × 4 होता है, यानी ये तो आपका परफेक्ट क्यूब है। हाँ जी है। यहां पर देखें तो ये 9 × 9 × 9 × 9 होता है, तो ये भी पूर्ण घन है। लेकिन 243 की बात करें तो ये 3 को जब हम 5 बार गुणा करते हैं बेटा, तब जाके आता है। तो हमें तो 3 3 का जोड़ा चाहिए होता है ना, तो ये तो 5 मिल रहे हैं, यानी ये नहीं है। इसी तरीके से 81 की बात हम करते हैं तो 3 को 4 बार गुणा कर रहे हैं तब 81 मिल रहा है, लेकिन हमें तो 3 3 के जोड़े चाहिए होते हैं, यानी यह भी नहीं है। तो 3 और 4 बेटा दोनों अपना आंसर बनेगा, यानी 243 और 81 दोनों ही पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मिनी मिनी क्या कर रही है? थक तो नहीं गए? अच्छा, इस सवाल पर आते हैं, उससे पहले मुझे ये बताओ, इस सवाल पर आते हैं उससे पहले मुझे ये बताओ कि आपने लाइक किया सेशन को? थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। आप लोग भी थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा आपके लिए भी। तो भाई देखो, हो ये तो बहुत गलत बात है, आप लोगों ने लाइक भी नहीं किया और शेयर भी नहीं किया। तो एक बार सभी लाइक के बटन पे जरूर क्लिक कर दें और सेशन को शेयर कर दें, है ना। सभी एक बार लाइक करें। देखो आप लाइक करोगे तो यहाँ लाइक की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक बार लाइक करो सभी, फिर आते हैं अपने सवाल पर जल्दी से, ठीक है। लाइक कर दीजिए सभी एक बार जल्दी से, और शेयर करिए बेटा मैक्सिमम सेशन को, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है। और देखो मैं चाहूंगा कि आप सभी तक इस सेशन को पहुंचाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं आप सभी के लिए, एग्जाम बहुत पास में है, ठीक है। अब आपने मिस नहीं करनी चीजों को, ठीक है। लाइक कर दीजिए सभी और बढ़ते हैं फिर। सर आगे से हट जाओ, क्वेश्चन करना है। अभी तो क्वेश्चन है ही नहीं बेटा, आओ जरा आओ, ये लो। चलिए देखिए क्या कह रहा है। मिनी ने अपनी शिक्षिका को कहा, क्या कहा कि मैंने एक आयत बनाया है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कथन आपके पास दे रखे हैं, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, आंसर करिए। देखो सीबीआई एटीट्यूड कह रहे हैं 243 7 × 7 × 7 का होता है। बेटा कौन से भ्रम में जी रहे हो, पहले ये बताओ। हैं, अबे वो 343 होता है मूर्ख। इधर देखो, मिनी ने अपनी शिक्षिका को कहा मैंने एक आयत बनाया है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपसे ही पूछा जा रहा है कौन सा सही है। तो पहली बात समझिए, एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती, सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं, और एक वर्ग और एक आयत में कोई संबंध नहीं है। तो पहली बात हमेशा ध्यान में रखना कि जो वर्ग होता है वही आयत होता है। अरे सी की तरफ क्यों जा रहे हो? सभी आयत वर्ग होते हैं? जी नहीं। सभी वर्ग आयत होते हैं? जी हां। समझिए, एक जो वर्ग होता है ना बेटा, एक जो स्क्वायर होता है, ये रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। अगर मैं आपसे कहता हूं ना कि लंबाई और चौड़ाई ये अगर बराबर हो जाएं तो यही आपका वर्ग बन जाएगा। जी हां, स्क्वायर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, वर्ग एक विशिष्ट प्रकार का आयत है। तो यहां पर यह जो कथन है यह पूर्णतः सत्य है, यह गलत है। कह रहे आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती है कब? जब वो वर्ग बन जाए। भाई वर्ग भी तो आयत ही है, तो हो सकती है, तो ये बात गलत है। हर एक बात को समझो। सभी आयत वर्ग होते हैं, बिल्कुल गलत बात है।
सब आयत वर्ग थोड़ी होते हैं, कुछ आयत ऐसे भी होते हैं जहां लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती, जहां बराबर हो जाती है वो वर्ग होते हैं। तो ये बात भी गलत है। एक वर्ग और एक आयत में कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल गलत बात है भैया। ऐसे समझो, आयत जो है ना वो पापा जी हैं, है ना, फादर हैं किसके, स्क्वायर के। समझ रहे हो, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो बिल्कुल संबंध है भाई, बिल्कुल संबंध है। चलो इस सवाल पर आते हैं। देखिए हमारी सीटेट की परीक्षा के अंदर रेलगाड़ी यानी ट्रेन से आपके सवाल जो होते हैं वो भर भर के पूछे जाते हैं, ट्रेन से सवाल। और हमें ये करना आना चाहिए और कुछ इस तरीके से आना चाहिए कि अगर हमारे सामने ये सवाल आए तो हम बिना किसी पेन पेपर के कर सकें। जी हां, मैं आपको इस सवाल को करने का तरीका बताऊंगा, मात्र 1 से 2 सेकंड में आप क्वेश्चन को देखोगे और आंसर टिक करोगे। फिलहाल आप ट्राई करिए और बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए, ओके ओके ओके, आइए जरा देखिए क्या कह रहा है आपसे। देखो, रागिनी दोपहर 2 बजे स्टेशन पहुंचती है और उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है। ठीक है, कहां जाना है उनको, अलीगढ़ जाना है। अब देखो जरा समझो, 2 बजे स्टेशन पर पहुंची हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं। और हमेशा बात ध्यान में रखना कि जब रेलगाड़ी के लिए समय दिया जाता है तो ये 24 घंटे का फॉर्मेट होता है। आपको दिख भी रहा होगा 24 घंटे का फॉर्मेट, क्योंकि 12 को क्रॉस कर गया है ना, 12 को क्रॉस करके इट इज द फॉर्मेट फॉर 24 घंटे, 24 आवर का फॉर्मेट है। तो बिना पेन पेपर के कैसे आंसर करेंगे जरा समझेंगे। तो निकलती है, उसे रेलगाड़ी के लिए सॉरी अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है। 4 रेलगाड़ी हैं, रेलगाड़ी ए, रेलगाड़ी बी, रेलगाड़ी सी और रेलगाड़ी डी के छूटने का समय इतना 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 और इतना है। तो उसे कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम से कम समय के लिए इंतजार करना पड़े। कम से कम इंतजार करना है, रागिनी को इंतजार करना पसंद है नहीं। तो हम सिर्फ सिर्फ ये देखेंगे कि ये जो दोपहर के 2 बज रहे हैं और ये जो आपको टाइम दे रखा है, इनके बीच में गैप कहां कम से कम है। जहां ये गैप कम होगा, जो रेलगाड़ी पहले निकल रही होगी वही रेलगाड़ी रागिनी पकड़ लेगी और इंतजार कम करना पड़ेगा, है ना। तो अब मुझे बताओ कि दोपहर के 2 बज रहे हैं और ये 17 का मतलब क्या होता है, शाम के 5। 17 में से 12 घटा के देख लो, 5। तो ये शाम के 5, मोटा मोटा समझो, ये शाम के 5। और ये 4 है, अभी बताऊंगा, इस 4 के बारे में भी समझाऊंगा। 18 का मतलब 12 घटा दोगे तो 6:30, यानी मोटा मोटा शाम के 6 बज रहे हैं। यहां पर मोटा मोटा शाम के 7 बज रहे हैं, 19 में से 12 को निकाल दिया, सही है। अभी जो 4 आपको दिख रहा है ना, कई बच्चे सोचते हैं ये 4:32 शाम का है, नहीं, ये अगले दिन का, जी हां, ये सुबह का 4:32 है। क्यों, क्योंकि ये सारा जो टाइम आपको बता रखा है ये तो 24 घंटे के फॉर्मेट में है ना। तो कहने का मतलब ये अगले दिन का है 4:32। बड़े भैया, अगले दिन तक इंतजार थोड़ी करेगी वो, तो ये तो कतई भी आंसर नहीं होगा। अब मुझे बताओ, 2 से 5, 2 से 6 और 2 से 7 में कम समय इंतजार कहां करना पड़ेगा, यहां पर। यानी रेलगाड़ी ये पकड़ेगी तो कम से कम इंतजार करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। 17:05। जी हां, ये रेलगाड़ी अगर रागिनी पकड़ लेगी तो अलीगढ़ बहुत पहले पहुंच जाएगी। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक दशभुज में विकर्णों की आपको संख्या ज्ञात करनी है, जल्दी से बताइए, बताइए क्या आंसर आएगा। दशभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, आंसर करें। कह रहा है दशभुज में विकर्णों की संख्या। देखो, किसी भी पॉलीगन में अगर आपको डायगोनल्स के नंबर निकालने, विकर्णों की संख्या निकालनी है, तो आप किस तरीके से निकालोगे। तो एक सूत्र होता है, वो आपके ध्यान में रखना है। बहुत शानदार, बच्चे आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं। ए जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है बेटा। सूत्र होता है n(n-3) डिवाइडेड बाई 2। अब समझिए जरा, ये n क्या है पहले तो ये n जो है, ये है नंबर ऑफ साइड्स, यानी भुजाओं की संख्या। अब हमसे कह रहा है 10 भुजाएं, तो बोलो कितनी भुजाएं, 10 भुजाएं। तो मैं n की जगह पर 10 डाल दूंगा, यानी 10 गुणा में 10-3 यानी कि 7 और बटे में आ गया 2। 2×5 = 10 और 5×7 = 35, यानी 35 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 35। ठीक है, क्लियर,
समझ में आया सभी को? नोट डाउन कर लेना इस फॉर्मूले को। ये सवाल आपको लग रहा होगा अरे ये हमारे में थोड़ी आएगा, ये तो पेपर 2 वालों के लिए है। तो ये सवाल पेपर 1 में उसने पूछा था। जी हाँ, इस सवाल पर आते हैं। खैर, उस कथन की पहचान कीजिए जो सत्य नहीं है। ठीक है, जो सत्य वचन नहीं है उसकी पहचान करिए। और सीटेट ये शुरुआत से देता हुआ आया है ऐसा सवाल। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, आंसर करें। चलिए आइए जरा। कहता है उस कथन की पहचान कीजिए जो सत्य नहीं है। पहली बात समझ लेते हैं। कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। जरा पहला विकल्प देखो और फिर आप अंतिम अंतिम विकल्प देखो, ऑप्शन नंबर डी। परिमेय संख्याओं का एक ऐसा युग्म है इस प्रकार होता है जिसके मध्य केवल एक ही परिमेय संख्या होती है। यानी ए और डी में से कोई ना कोई एक सही होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये तो कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच में, है ना, अनेक अपरिमेय संख्याएं होती है। और नीचे वाला कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का युग्म ऐसा होता है जिनके बीच में मात्र एक अपरिमेय संख्या, मतलब एक परिमेय संख्या होती है। ऊपर वाला क्या कह रहा है, दोबारा समझाता हूं, कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे, अनंत परिमेय संख्या होंगी। नीचे वाला कह रहा है कि दो रैशनल नंबर के बीच में मात्र एक रैशनल नंबर होगा। दोनों में से एक कथन गलत है और वही मेरा उत्तर है। और मैं देख भी पा रहा हूं यहां पर कुछ बच्चों ने ए आंसर दिया, कुछ बच्चों ने डी आंसर दिया। ये जो बी और सी को चुन रहे हैं ना, उन्होंने मतलब फिर ऑप्शन पढ़े ही नहीं है। आप समझोगे और देख पाओगे ये एक दूसरे की बात को अपोज कर रहे हैं। तो एक ही सही होगा और जो सही होगा वो अपना आंसर नहीं होगा, जो गलत होगा उसको चुन लेंगे। तो हमेशा बात ध्यान में रखिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जी हां, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। सर ऐसा है क्यों, इस बात को समझाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने दो नंबर ले लिए, एक है 0.2 और एक है 0.3। सर ये तो दशमलव लिया है ना मेरा मुन्ना, 2/10 कर देंगे, 3/10 कर देंगे, तो बेटा जी ये क्या बन गई, ये परिमेय संख्याएं बन गई। अब इनके बीच में क्या क्या संख्याएं हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। बताऊं कैसे? बेटा देखो, अगर मैं बोलूं 0.2 ये जीरो है, एक तरीके से 0.2 जीरो है, उसके बाद 0.21 आ जाएगा। या फिर मैं कह सकता हूं 0.201 आ जाएगा, या मैं कह सकता हूं 0.20001 आ जाएगा। मतलब असीम रूप से अनेक जाएंगी जब तक ये 0.3 तक पहुंचेगा। तो अनंत संख्याएं होंगी। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, डी की बात गलत है। और गलत है इसलिए यह हमारा उत्तर है। उसने ही पूछा कि कौन सा गलत है और डी गलत है, इसलिए डी हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई बेटा जी? चलिए, आखिरी सवाल, आज की क्लास का अंतिम सवाल, और ये सवाल आपका आज का रहेगा जी होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा और मैं चाहूंगा कि आप सभी जितने भी बच्चे हैं इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर और जरूर दें। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर आपको करना है। अच्छा, अब आपको सभी को एक मैं और खास यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। उससे पहले भाई आप सभी एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए सेशन को। देखो मैंने भी लाइक कर दिया, तो एक बार सभी लाइक कर दो। एक बार चेक कर लेते हैं हमारे बच्चों ने कितना लाइक किया भाई सेशन को। हाँ, पसंद भी आया नहीं आया हमारे बच्चों को सेशन? तो मात्र 221 बच्चों को सेशन पसंद आया है। तो और सभी जितने ही बच्चे सेशन देख रहे हैं एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, है ना। अच्छा, साथ ही साथ मैं आप सभी को एक खास सूचना दे दूं कि देखिए आप टेक्स्टबुक.com पर जब जाएंगे, ठीक है, तो आप जरा आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमें सीटेट का बैच लेना और उसकी फीस आपको दिखेगी यहाँ पर 999, मतलब फीस बढ़ गई है, फीस बढ़ गई है। लेकिन सिर्फ आज के दिन मैंने टीम को यह कह दिया है कि भाई फीस जो है ये है ठीक है इतनी, लेकिन बच्चों को अभी डिस्काउंट प्रोवाइड करिए। ठीक है, और पूरी हमारी टीम ने यही डिसाइड किया है कि आज भी बच्चे एनरोल कर सकते हैं डिस्काउंटेड फीस पर। आप कैसे कर सकते हैं? तो आप टेक्स्टबुक.com पर गए, आप सुपर कोचिंग पर गए। मैं दोबारा बता देता हूं आपको कैसे करना है आपने। ठीक है, तो आप गए यहां पर, ठीक है बेटा,
आप यहां पर जाएंगे सुपर कोचिंग पर। सुपर कोचिंग पर क्लिक करने के बाद में आप जाएंगे टीचिंग एग्जाम्स के सेक्शन पर, ठीक है। फिर आप जाएंगे यहां पर, कहां पर, सीटेट का बैच अगर आपको दिख रहा है आपका यहाँ पे, हाँ ये सीटेट का बैच है सर। फीस कितनी हो गई है? 999 हो गई है, फीस बढ़ गई है, 999 हो गई है। लेकिन इस पर सर हमें डिस्काउंट लेना है, तो कैसे करेंगे? आप अप्लाई कूपन के सेक्शन पे जाएंगे और यहां पर आप टाइप करेंगे HIMANSHU यानी कि हिमांशु, और जैसे आप अप्लाई करेंगे तो फीस 685। समझ रहे हैं? 999 से सीधा फीस कितना? 685। जी हां, आज के दिन आप सीटेट का बैच एनरोल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 685 में, है ना। और सभी जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं बेटा, मेरे शेरो शिरनी पेपर 1 पेपर 2 वाले, मैं चाहूंगा आप सभी एनरोल कर लो, अपनी सीट जो है ना वो सिक्योर कर लो। इस बार क्लियर करना है, उसके बाद आगे हमें एग्जाम्स की तैयारी भी तो करनी है, जॉब भी लेनी है। तो हम YouTube के सेशंस भी लेते हुए चलेंगे, और जो टॉपिक वाइज क्लासेस आपकी पेड बैच के अंदर हैं वो सारी भी हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। डीप जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम यहां से अपनी अच्छे से पूरी करेंगे। मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, सारे सब्जेक्ट्स आपके यहां पर इंक्लूडेड हैं, ठीक है। साथ ही जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं बिहार एसटेट की या बिहार स्पेशल एजुकेटर की, तो उनके बैचेस भी आप सभी के लिए आ चुके हैं। अब जैसे मान लीजिए हम जाते हैं यहाँ पर, आपका जो बैच है यहाँ पर कौन सा, बिहार एसटेट का, जो फीस कितनी है उसकी 999 है, तो आप यहाँ पर भी जाएंगे, ठीक है। आप अप्लाई कूपन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जब आप कूपन अप्लाई करेंगे, डेट इज HIMANSHU यानी कि हिमांशु, अप्लाई करेंगे तो इसकी फीस आपकी हो जाएगी, जी हाँ, 685। यानी बिहार एस्टेट का जो बैच है इसमें भी आप आज सिर्फ 685 में एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ सर मुझे बिहार स्पेशल एजुकेटर के बैच में भी देखना है ना, उसके बारे में पता करना है, फिर से वही प्रोसेस रहेगा, टीचिंग एग्जाम्स के सेक्शन पे जाएंगे और बिहार स्पेशल एजुकेटर वाले आप जो है आपका जो बैच है वहां पर जाएंगे, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यू विल गेट BS टेट, है ना, BS टेट यानी बिहार स्पेशल एजुकेटर का, जिसकी फीस आपको दिख रही है 2856। अब इसमें डिस्काउंट कैसे लेना है आपने, आप फिर से जाएंगे यहां पर अप्लाई कूपन के सेक्शन पर जाएंगे और देखिए फीस है आपकी 2856, लेकिन जब आप हिमांशु कोड आप अप्लाई करेंगे तो फीस आपकी हो जाएगी मात्र 1370। जी हां, 50% से भी ज्यादा का आपको आज के दिन डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप जाइए, एनरोल करिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। मिलते हैं आप लोगों से आज शाम को 5:30 बजे, और कल जी हाँ बिल्कुल क्लास होगी 12 बजे। कल क्लास नहीं हो पाई थी, कल लेकिन क्लास होगी ड्यू टू अब बिहार का बेटा एनालिसिस चल रहा था पेपर का, तो इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी। और चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में, तब तक के लिए आज शाम को 5:30 बजे भी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।